Welcome back, students. Now I'm ready to start with part 2 with a lot of energy. क्योंकि हमने fossil fuels के बारे में पढ़ा, तो जैसे वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम भी बहुत सारी एनर्जी के साथ पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम कोल को डिस्कस करेंगे, कोल की टाइप्स डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस डिस्कस करेंगे, किस तरह से कोल बनता है, कितने इयर्स लगते हैं कोल को बनने के लिए, ताकि आपको समझ आए हम बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं कि हमें उसको जुडिशियसली यूज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज कोल खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, कल मार्केट से मंगवा लेंगे। मार्केट से आ तो जाएगा, बट जो एक्चुअली उसका स्टोर है वो कब खत्म हो जाए ये आपको नहीं पता। सो विद दिस पार्ट दैट विल बिकम क्लियर टू यू। सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोल, हम सबने कोल कहीं ना कहीं देखा हुआ है। इट इज हार्ड, इट इज ब्लैक, combustible mineral. Why it is combustible? Because combustible is a term which is referred to things which can burn, right? तो कोल हम यूज ही वहां करते हैं, आपने देखा है ना, हमेशा कोयले पे ही जल रहा होता है। अगर आप आयन यूज करते हुए देखते हो तो उसमें भी हम कोयले को पहले जलाते हैं फिर यूज करते हैं, और उसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टीम इंजन में यूज होता था, ट्रेन चलने में इनिशियली कोयला यूज किया जाता था। So we knew that coal was formed by the decomposition of large land, plants and trees buried under the earth 300 million years ago. 300 million years. अब आप इसमें ही अपनी जनरेशंस गिन लो कितनी कवर हो जाएंगी। मतलब अगर मुझे एक सैंपल कोल का चाहिए तो उस सैंपल को बनने के लिए पहले तो इतने साल लग जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, कितने सेकंड्स लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, कितने मंथ्स लगेंगे, कितने इयर्स लगेंगे। ये टाइम के साथ आप सोच लो इतनी पॉपुलेशन में किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो कब तक चलेगा, ये हमारे हाथ में। तो इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि जब भी ये फॉर्मेशंस होती हैं, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग देम। जो चीज मुझे पता है, मुझे बहुत प्यारी है कि ये मेरे रोज यूज में आती है, खत्म ना हो जाए, तो हम उसको बहुत सोच सोच के यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल गया है कि कोल बनने के लिए कितने इयर्स की जरूरत है हमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट coal, where it is used and it is one of the fuels which is used to cook food. तभी इसको combustible बोलते हैं। Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, पुराने टाइम्स में ट्रेन सबसे पहले इसी से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे कोयले को जलाया जाता था। आपने मूवीज में देखा होगा, जो हमारी 90s की एराज की मूवी है, यू हैव सीन कहीं ना कहीं किस तरह से जो वर्कर्स हैं वो कोल को लगा रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली करते हैं, क्योंकि उसकी बर्निंग से स्टीम प्रोड्यूस होती थी और इसी स्टीम से ये इंजन जो है वो रन होता था। It is also used in thermal power plants to produce electricity. Yes, because in thermal power plants also you require energy which is coming from burning of coal. Then it is also used as a fuel in various industries even today. So yes, हमें कभी कभी घर में ऐसा लगता है कि हम कोल यूज नहीं कर रहे, बट आजकल लोग बारबेक्यूज में, तंदूर में, घर पे भी दे मेक अ लॉट ऑफ यूज ऑफ कोल। बट यस, इंडस्ट्रियल यूज जो है वो हम कभी जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आप शायद इंडस्ट्री से क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे। पर इसके लिए आपको हमेशा स्टैटिस्टिक्स पढ़नी चाहिए कि कितना कोल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इसीलिए उसका यूसेज ऐसा नहीं घर में कम हो रहा है तो बाकी जगहों पे भी नहीं हो रहा। देयर इज अ लॉट ऑफ यूसेज ऑफ कोल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ कोल एंड देन अकॉर्डिंगली उसके यूसेज। मतलब बेसिक बेसिक तो हमने पढ़ लिया कि कोल यहाँ यूज होता है, यहाँ यूज होता है, बट कोल की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, स्टेट जैसा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट, उसके हिसाब से आप कहाँ यूज करते हैं। तो अभी हम बार बार इंडस्ट्रीज का नाम ले रहे थे, थर्मल पावर प्लांट्स, तो वहां पे सब जगह पे वो गैशियस फॉर्म में होता है। आपने पढ़ा था ना टर्म कि उसी से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उसी स्टीम से आप उसको एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज यूज करते हो। और अगर मैं लिक्विड कोल की बात करती हूँ तो उसको हम डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, इन सब जगहों पे यूज करते हैं। Okay, and then when we are coming to the solid form of coal is used to make iron and other metals। क्योंकि आपने ओर्स भी पढ़ा है, तो जहां पे आपने देखा है ना, हमें एक नई और क्वालिटी, अच्छी इंप्रूव्ड क्वालिटी बनानी है, तो वहां पे हम कोल का
मिक्सचर लेते हैं, अलग अलग फॉर्म्स, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको टाइप्स ऑफ कोल भी बताऊंगी, तो उनको अलग अलग रेशो में हम कंबाइन करते हैं एंड देन वी ट्राई टू क्रिएट न्यू मेटल्स एंड प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ बेटर क्वालिटी. So based on the state of coal, the uses are shown to you. Okay. Now let's talk about the formation of coal. This is nature. बार बार हम यही बात करते हैं कि नेचर ने ही कोल को प्रोड्यूस करा है एंड दैट टू टेकिंग मिलियंस ऑफ इयर्स, राइट. तो जब कोल बनता है, बिफोर द डायनासोर्स Many giant plants died in swamps. तो ये कौन से एरा की बात कर रहे हैं आप इमेजिन कर सकते हो, राइट. डायनासोर्स. अब हम मूवीज में देखते हैं वो एरा, क्योंकि उनकी भी एक्सटेंशन जो है हम लोगों के लिए अननोन है. हमारे सामने हमने कभी डायनासोर का कोई एरा नहीं देखा. इट्स व्हाट वी आर लर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ऐसा होता था, राइट. सो दिस इज दैट टाइम जहां पे ये जितने प्लांट्स हैं वो डाइड हो गए थे इन स्वैम्प्स. तो स्वैम्प बिकम्स अ स्वैम्पी एरिया, दब गए नीचे, राइट. फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वो एक लैंड में, फॉरेस्ट में दब रहे हैं बार बार, तो क्या हो रहा है, ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट. क्योंकि ये वाला जो सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो, कभी बारिश होती है बहुत तेज घर में और आपने देखा है थोड़े से पूल्स आ जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मलबा इकट्ठा करते हैं और उसको ढक देते हैं. आपके घर में कोई पेट आ जाता है तो उसके नीचे जितनी चीजें दबी हुई थी वो तो नीचे ही दबी रह गई ना, और आपने ऊपर जो भी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी या कुछ भी डाल दिया ताकि वो पिट जो है वो दब जाए. तो जो नीचे का प्रोसेस था वो तो एज इट इज वहीं दबता जा रहा है. फिर कुछ टाइम में बारिश होती है, लोग क्रॉस ओवर करते हैं, वो दबा रहता है, दबता रहता है, दबता रहता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ. वाटर, डर्ट जितनी थी कॉन्स्टेंटली उस पे पड़ती गई और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नीचे बरीड रहे, राइट. बट कभी ये क्यूरियोसिटी एक नॉर्मल मैन को तो आएगी नहीं ना कि मैं उसको खोद कर देखूं कि नीचे वो था. आपको याद भी नहीं होगा कि कहाँ ऐसा हुआ या क्या ऐसा हुआ. बट साइंस ने ये बताया कि जब वो इतने साल तक नीचे बरीड रहे तो एक्चुअली में क्या हुआ, कोल की फॉर्मेशन हुई. हीट एंड प्रेशर टर्न द डेड प्लांट्स इनटू कोल. जब वो नीचे दबे रहे इतने सालों तक, देयर वाज हीट जो कॉन्स्टेंटली एक नॉर्मल फिनोमिनन की तरह, रोज ही सनलाइट आती है फॉरेस्ट में या जहां पे भी ये हुआ, प्रेशर क्रिएट होता है एंड दैट टर्न द डेड प्लांट्स इनटू कोल. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Main constituent carbon hai. Please remember this. And since it's a very slow process where this dead vegetation is converted into coal is called as carbonization. Underline the term, write the term, memorize it, take a screenshot. बट डू रिमेंबर वाई इट इज कॉल्ड. और बहुत बार क्वेश्चन पूछते भी हैं उसको कार्बनाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन ही है. ओके, सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितना टाइम लगता है. और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा कोई एरिया विजिट करते हो तो आप समझ सकते हो. सी, इसको आप रिलेट करते हो कंपोस्ट पिट से भी, मैन्योर्स बनाने से भी, बट फर्क क्या है टाइम पीरियड का. मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम कभी वेट कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज हमारा ही एवरेज लाइफ स्पैन उतना नहीं है. सो इमेजिन इसके रिजल्ट्स कौन करेगा और कौन देखेगा, राइट. मैन्योर्स के केस पे जहां पे हम ये कन्वर्जन करते हैं, द टाइम पीरियड इज वेरी शॉर्ट कंपैरेटिवली, वेरी 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 शॉर्ट आई वुड से, राइट. आपको कुछ वीक्स में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट आप सोचो कि अगर वही सेम चीज मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होती रहेगी, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. Now, after that, let's talk about the types of coal. ये आप जब डीप स्टडी में जाओगे तो शायद आप देख सको, बिकॉज मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस हैज ऑलवेज सीन ईदर द फॉर्म ऑफ एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोल, राइट. एंड द थर्ड टाइप इज लिग्नाइट. अब ये तीनों फॉर्म्स कैसे डिफरेंशिएटेड हैं एक दूसरे से, तो बेसिक रीजन कार्बन कंटेंट ही है कि जब ये एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट कोल बनता है तो उसमें कार्बन का कंटेंट कितना आता है. तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म 90% कार्बन के साथ एंथ्रेसाइट की है, इसीलिए दैट इज शाइनी ब्लैक एंड वेरी हार्ड इन नेचर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिटुमिनस, इट हैज 60% कार्बन,
and it's black in color and breaks very easily. Breaking easily का तो reason carbon content कम होना ही है. And the third quality is lignite. The third type of coal is lignite, which has 40% carbon. Brown in color, softer than the other types. ये तो expected है क्योंकि 40% carbon है. And yes, दूसरों से compare करोगे तो इसमें color change भी है. It is a little brown in color. It is not exactly black. और शायद उसका रीजन भी कार्बन परसेंटेज है जो बहुत कम है कंपेरेटिव टू द अदर टू टाइप्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको तीनों टाइप्स ऑफ कोल पता होनी चाहिए एंड इफ यू आर कीन टू सी देम इन योर ओन हैंड्स यू कैन विजिट द साइट जहां से आपको कोल्स मिलते हैं, राइट? और फिर आप केयरफुली तीनों की प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हो और कंपेयर कर सकते हो. I hope you have made a note of this point. It's very important. Now, let's move to a process which is called destructive distillation. नाम से कुछ उसको elaborate करके देखो. Destructive भी बोल रहे हैं, distillation of coal भी बोल रहे हैं. So, junior classes में distillation क्या होता है आप सबने बहुत बार पढ़ा है, right? It's a process of separation. और इसको हम destructive distillation इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम कोल को डिस्ट्रक्ट करेंगे, राइट? तो अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज कोल इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. मार्क दिस, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, सो दैट इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस. अब ये करने की जरूरत क्यों है? क्यों हमें उसको तोड़ना है? क्यों सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म करने हैं? क्योंकि कोल तो हम वैसे ही यूज कर रहे हैं, तो हमें ये क्या करने की जरूरत है? इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस. मार्क द टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. मार्क इट टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस. तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है. और एक एडवांटेज और है, हम कोल पे जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर हम इन चीजों पे स्टिक करें रादर देन हर बारी कोल यूज कर रहे हैं. नाउ लेट मी टेक यू टू स्टडी प्योर लैब एंड शो यू द प्रोसेस ऑफ destructive distillation of coal. Have a look. Now what do you see here? This is the powdered coal I have. In the test tube I am heating them. Mark the temperature जो अभी आपको बताया गया था, 1000 degrees Celsius with no air. Limited supply means no air. Limited supply भी क्या बोलेंगे? That means no air. And जब ऐसा हमने किया तो हमारे पास क्या क्या आया? आपने देखा कोल तार आया है, कोल गैस आया है, एंड देन यू हैव अ कोक विच इज अ ब्लैक रेसिड्यू. आप सबने कभी रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हुए देखी होंगी, कभी ना कभी, है ना? अपने आसपास नेबर में कहीं ना कहीं रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं. यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी, गो टू देम एंड आस्क देम अबाउट दिस, क्योंकि वहां पे आपको कोल तार दिखेगा. वो यूज करते हैं द ब्लैक सब्सटेंस, इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, राइट? तो इस तरह से दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स. हम इसीलिए कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो यूजफुल हैं और उससे कोल पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग when we are talking about the destructive distillation of coal. There are other gases also which are very important to know, जो है producer gas और water gas. Mark them students, बहुत important है दोनों. कैसे बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए. Producer gas is a mixture of carbon monoxide and nitrogen. CO is carbon monoxide and N2 is nitrogen. तो जब हम इनको mix कर देते हैं, it is produced by passing air mixed with little steam over a red hot coke. तो जो कोक जनरेट हुआ था वहां से, उसको हमने पास करना है with air mixed with little steam, maintained at a temperature of about 1100 degrees Celsius. Mark this. तब हमारे पास प्रोड्यूसर गैस आती है और ये बहुत बेनिफिशियल है अपने यूजर्स के लिए. इससे पोल्यूशन लेवल्स भी कम होते हैं कंपैरेटिवली. अगर आप कोई और
फ्यूल यूज करोगे। और सबसे बड़ी बात, इट्स कैलोरिफिक वैल्यू इज वेरी लो। व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू, दैट वी विल डिस्कस, राइट। जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरिफिक वैल्यू। Then among all the gaseous fuels, producer gas is the cheapest. तो सबसे important point तो यही पता चल गया, फिर इसको बनाने की जरूरत क्यों है। पहली बात तो आप रेसिड्यू यूज कर रहे हो, दूसरी बात ये चीपेस्ट है। हाँ, माना इसकी कैलोरिफिक वैल्यू कम है, लेकिन आप बहुत सी जगहों पे फिर भी उसको यूज करोगे जहां पे आपको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, राइट। देन यू हैव वाटर गैस। Please write it down. It is a mixture of combustible gases, carbon मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे है कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन, और यहाँ है वाटर गैस में कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। एंड इट कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ नॉन कंबस्टिबल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो थोड़ा थोड़ा इनका भी रेशो है। It can be prepared by passing alternatively steam and air through a bed of red hot coke or coal maintained at about 900 to 1000 degrees Celsius. Please children, understand both the types of gases, write about them, how are they produced, what are the components which are used to produce them, what is the temperature maintained. They are very very important. 1 marks में भी आ सकता है, और आपसे उसकी composition भी पूछी जा सकती है, how they are prepared पूछा जा सकता है. So this is very very important. So आपने दो नई terms सीखी. Along with the residues, you have learnt about producer gas and water gas. What are they and how are they made? So now let's talk about the products of destructive distillation of coal. हमने पढ़ तो लिया था कि कोक, कोल टार और कोल गैस जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। और अभी आपने देखा जब हम वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस यूज बना रहे थे तब हमने कोक का यूज किया था। So let's talk about the other features of coke. You can see it was a powdery black substance, तो वो tough होता है, porous होता है, and the black substance. Almost pure carbon used in manufacturing of steel and extraction of many metals. तो आप देख सकते हैं कितना widely use है इसका, because it's considered to be almost the pure form of carbon, right? And the processing of coal to get coke also yields coal gas. तो अगर हम ये process follow करते हैं तो obviously coal gas is also obtained. Then I am talking about coal tar. As I said, जब कभी भी road construction होती है आपके nearby, go and see. यानी अगर आपने देखा हुआ है तो आप recall कर सकते हो, अच्छा ये था coal tar, because that's black, thick liquid with unpleasant smell. हमें दूर से पता चल जाता है यहाँ पे रोड बन रही है घर में अंदर बैठे बैठे, बिकॉज ऑफ दैट अनप्लेजेंट स्मेल. यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, सिंथेटिक डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एक्सेट्रा. अब आप रिलेट कर सकते हो, इन सब प्रोडक्ट्स में अजीब सा स्मेल होता है, वो कहां से आता है, यहां से आता है. प्लीज राइट देम डाउन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Earlier, coal tar was used for metaling the roads. Now, bitumen, a petroleum product, is used for the same purpose. तो एक alternative है, but yes, पहले coal tar use किया जाता था. So that brings me to another question, which says, why do you use bitumen? This is your homework. You have to find out. You will see what are the advantages of bitumen over using coal tar. क्यों हमने उसको replace किया? Okay, now let's talk about coal gas. Byproduct of processing of coal to get coke, used in many industries as fuel, mainly used as a heat source, not as a light source. तो दोनों में फर्क है, heat source है, light source नहीं है. Once used for street lighting, it was used for this purpose for the first time in London in 1810 and for the first time in New York in 1820. But basically the purpose is not lightning anymore, the purpose is producing heat. So I hope इसके साथ साथ अब आपको पता चल गया कि जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के, वो बहुत ही यूजफुल हैं, एंड दैट इज व्हाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन. नाउ let's move, and I want to give you an idea about coal mines. क्योंकि मूवीज में बहुत बार देखा होगा ना, ऐसा स्पेसिफिकली लाइट वाला हेलमेट यूज करते हैं और पूरे ऊपर से नीचे तक काले हो जाते हैं.
वो इसलिए क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया कि कोल जो है वो बीनीथ द सर्फेसिस मिलता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि इतनी बीनीथ द अर्थ अगर वो बन जाता है, हाउ डू वी गेट देम? इट इज ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल माइंस, राइट? कोयले की खान, उसको बोला इसलिए जाता है बिकॉज इतना डीप डिग करना पड़ता है, एंड बिकॉज इट्स सो डार्क ओवर देयर दे यूज सच काइंड्स ऑफ लाइटेड हेलमेट्स जहां पे इसको ढूंढा जाता है, राइट? तो नाउ पीपल दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर, जस्ट इमेजिन कितना सफोकेटिंग होता होगा ना। पहली बात तो आप इतना जमीन के नीचे डिग करके जा रहे हो, हम बेसमेंट में भी चले जाते हैं तो हमें थोड़ा सा सफोकेटिंग लगता है, वो तो सिर्फ एक लेवल नीचे है। जस्ट इमेजिन दिस लेवल जहाँ पे उनको काम करने के लिए कोल माइंस, कोल की खानों से कोल को डिराइव करके लाना है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता होगा। सो इट इज ऑल डन बाय द पीपल, एंड देन इट्स one of the risks of that is the health risk. And what does that say? Coal mine dust carries a spectrum of lung diseases, collectively termed as coal mine dust lung diseases. These include coal workers, pneumoconiosis, silicosis, mixed dust pneumoconiosis, dust-related diffuse fibrosis, which can be mistaken for idiopathic pulmonary fibrosis and chronic obstructive pulmonary diseases. बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, बट सिंपली आपको इतना समझना है कि जब आप इतने लेवल डाउन जाते हो, जैसे हमने जब फाइबर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि वो फाइबर्स कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी क्योंकि जो उसकी डस्ट होगी, जो भी वो एरिया है कोल माइन का, जो डस्ट है उसमें ये सारे पार्टिकल्स रिलेटेड जितने भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो सारे आपकी लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू दैट आपके हेल्दी लंग्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, राइट? बट अगर आप उनको कांस्टेंट एक्सपोजर दोगे ऐसी कंडीशंस में, माइंस में, जहां पे जो डस्ट है, जो एयर है, विच इज फुल ऑफ सच काइंड ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स, सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर लंग्स विल बिकम लाइक दिस। आप दोनों का कलर डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, और ये और डार्क होता जाएगा इफ यू डोंट क्योर देम ऑन टाइम। और ये पता कैसे चलेगा? यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स जो भी आपको इस डस्ट से बचा सकते हैं, आपको दूर रख सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन डूइंग दैट, okay? Because health comes first. If you don't take care of your lungs, you will start, अगर situation, color सब ऐसा ही चलता रहेगा, आप सीरियस नहीं होंगे, soon you will have respiratory diseases and you can also lose your life on that. So one is taught all these things to be aware about it, and अगर आप अपने आसपास कहीं कुछ ऐसा देखते हो, you are also becoming and going and awareing those people on that. तभी तो आप अपनी जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसका फुल यूटिलाइजेशन करोगे, क्योंकि हम ये सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीजें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पता होनी चाहिए, राइट? सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल एंजॉयड इट थॉरली। आपको बहुत सारी चीजें समझ आई जो आपको अब तक नहीं मालूम थी कोल के बारे में, उसकी फॉर्मेशन के बारे में, उसकी यूजेस के बारे में, एंड अलोंग विद दैट दिस पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो let's wait and meet in part 3 where we are going to discuss about petroleum. Till then, revise and get back.